पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर अगर हम बात करें तो ऑप्शन डी को टिक करेंगे, सुबुद्ध। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। सारे क्वेश्चंस बिल्कुल एग्जाम्स के ओरिएंटेड है, तो सारे क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए और बताइए कि कितना आप स्कोर कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये कि किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया। बौद्धवाद के प्रचार के लिए किस भाषा का ज़्यादातर प्रयोग किया गया। सही आंसर हो जाता है पाली। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। और कुछ पॉइंट्स यहाँ पे पढ़ लेते हैं। देखिए इसको कह सकते हैं, यानी कि इसको बौद्ध त्रिपिटक की भाषा के रूप में भी जाना जाता है, यानी पाली जो है इसको बौद्ध त्रिपिटक की भाषा के रूप में जाना जाता है। पाली ब्राह्मी परिवार की लिपियों में लिखी जाती है। साथ ही मैं आपको बता दूं यहाँ पे त्रिपिटक की बात की गई तो त्रिपिटक के 3 भाग है। अक्सर ये पूछा जाता है कि त्रिपिटक के कितने भाग है और त्रिपिटक किससे संबंधित, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सुत्त पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक, इनके बारे में कई चीज़ें होती हैं, मैं इनको आपको इस वीडियो में नहीं बता सकता हूँ, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसने पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहा। किसने पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहा था। तो पॉलीब्रोथा कहा गया था मेगास्थनीज के द्वारा। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए कि मेगास्थनी जो है वो किसके दरबार में आया हुआ था। जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताते हैं। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सड़क निर्माण अधिकारी को कहा जाता था। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि पापनाथ का मंदिर पख्तड़गल जो कि ये जगह है का निर्माण किस वंश के शासक ने किया था। पापनाथ का मंदिर, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाता है कि वतापी के चालुक्य। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। साथ साथ कुछ पॉइंट्स भी यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया, आप इसको भी पढ़ करके समझ सकते हैं। पापनाथ मंदिर कर्नाटक में मंदिरों के लिए प्रसिद्ध धार्मिक स्थान जो कि पदक्कल, यहाँ पे ऊपर में हम लोगों को देखा था उस तरह से लिखा गया था और ये इस तरह से लिखा गया। ठीक है, जिस कह सकते हैं कि पटत्तकल, थोड़ा सा अजीब नाम है, याद रखेंगे, में स्थित है, यानी कि एक जगह है यहाँ पे कर्नाटक का। और यह मंदिर दक्षिण भारतीय शैली के साथ साथ नागर शैली का मिला जुला रूप है। अब यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि पदक्कल को 1987 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी घोषित किया जा चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि मित्रविलास प्रसन्न, ठीक है, मित्रविलास प्रसन्न नामक जो नाटक है इसकी रचयिता कौन है। मित्रविलास प्रसन्न नाटक के रचयिता कौन है। राइट आंसर हो जाता है महेंद्र वर्मन प्रथम। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। चलिए इनसे जुड़ी कुछ पॉइंट्स यहाँ पे पढ़ लेते हैं। मत्स्यविलास प्रहसन एक प्राचीन संस्कृत एकांकी नाटक है। यह 7वीं शताब्दी की शुरुआत में विद्वान राजा महेंद्र वर्मन प्रथम के द्वारा लिखित 2 महान एकांकी नाटकों में से एक है। यह संस्कृत का प्राचीनतम प्रहसन है और यह प्रहसन छोटा होने के बावजूद भी काफ़ी रोचक है, काफ़ी बड़ा रोचक है। ठीक है, और इसमें क्या वर्णन किया गया तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि मदिरा के नशे में धूत एक कपाली की मनोदशा का वर्णन किया गया। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पूछा जा सकता है कि मत्स्यविलास प्रसन्न में किसका वर्णन किया गया। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था। उनका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो उनका मुख्य उद्देश्य ये था कि छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता थी, इस वजह से वो भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का करना चाहते थे, यानी कि उनका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारों को पूरी लगान भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है 89%। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए ब्रह्म समाज। ठीक है, ब्रह्म समाज के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे, तो फिलहाल आप यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। ब्रह्म समाज का उद्देश्य था, देखिए ब्रह्म समाज के उद्देश्य की अगर हम बात करें तो धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना, साथ ही साथ एकेश्वरवाद का प्रचार करना। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है ब्रह्म समाज से रिलेटेड। तो राइट आंसर ऑप्शन सी को टिक करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि मैं क्वेश्चंस को थोड़ा सा छेड़छाड़ भी करूँगा, सारे क्वेश्चन बिल्कुल आपके लूसेंट सही है, लेकिन थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, देखिए इससे जुड़ी कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि ब्रह्म समाज भारत का एक
सामाजिक धार्मिक आंदोलन था जिसे बंगाल के पुनर्जागरण युग को प्रभावित किया। इसके प्रवर्तक राजा राम मोहन राय अपने समय के विशिष्ट समाज सुधारक थे और 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज को राजा राम मोहन राय ने स्थापित किया था। तो साथ ही साथ यहाँ पे आपको ये डेट याद रखनी है, 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एडोल्फ हिटलर के लिए एंटी सोशलिज्म का मतलब क्या था। एडोल्फ हिटलर के लिए एंटी सोशलिज्म का मतलब क्या था? तो इसका मतलब ये था कि यहूदी विरोधी नीति। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। चलिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आप इसको पढ़ लीजिए। यहूदी विरोधी भावना उसके यहूदी विरासत से जुड़े कारणों के लिए यहूदियों के प्रति घृणा या फिर उनके प्रति भेदभाव का संदेह। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि शकुंतला गुरु समिति का संबंध किससे था। शकुंतला गुरु समिति का संबंध किससे था? कृषि विपणन। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पॉइंट को पढ़िए और बताइए कि तीनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा। चलिए एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि भारत में सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध होता है। सेकंड पॉइंट, हीराकुंड बांध महानदी पर निर्मित है। ये भी बिल्कुल सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। क्या ये सही है? जी नहीं फ्रेंड्स, ये पॉइंट गलत है क्योंकि हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में स्थित है, महानदी पर बना हुआ है। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड पॉइंट सही हो रहा है, इसलिए ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन ये बनता है कि टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर स्थित है। ये क्वेश्चंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। टिहरी बांध जो कि उत्तराखंड में स्थित है और ये भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर स्थित है। सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये बनता है कि उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे कहा जाता है। द फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट इन नॉर्थर्न इंडिया किसे कहा जाता है? मार्टिन बर्ड। ऑप्शन ए सही आंसर है, मार्टिन बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। पूरे भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा, उष्णार्द्र पतझड़ वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की देश के उन भागों में जहां औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा वार्षिक औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास और वर्ष भर आर्द्रता 70% तक रहती है, किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। और ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीवीआई प्रश्न याद रखिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा उष्णार्द्र सदाबहार वन। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है। वनों का आवरण आवश्यक कितना प्रतिशत है? तो 33%, यानी ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, 33%। ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि ओंकेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंध है। ओंकेश्वर परियोजना बताइए कि सही आंसर क्या होगा। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थित है। बी को टिक करेंगे। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी के रूप में हम किसे जानते हैं? जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। देखिए हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि उत्तरी भारत में जो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है वह 3 मुख्य नदियों द्वारा लाई जाती है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, और यह मिट्टी राजस्थान के उत्तरी भाग, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा असम के आधे भाग में पाई जाती है। और इस मिट्टी में नाइट्रोजन के साथ साथ पोटास की कमी होती है, लेकिन फास्फोरस तथा ह्यूमस की अधिकता होती है। तो ये पॉइंट भी पूछा जाता है कि जलोढ़ मिट्टी में किसकी कमी होती है और किसकी अधिकता होती है, ये चीज़ भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट कि गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहा जाता है या फिर कहलाती है। तो ध्यान रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी को हम लोग कछारी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ एक छोटा सा ट्रिक जिसकी मदद से आप याद रख सकते हैं, खान बापू। ठीक है, खान बापू याद रखिएगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है, यानी कि न से नई जलोढ़ मिट्टी, उसको हम लोग खादर कहते हैं। और पू से पुरानी जलोढ़ जो मिट्टी होती है उसको हम लोग बांगर कहते हैं। यानी यहाँ पे पूरी पूछी जा रही है कि पुरानी कछारी मिट्टी। ऑप्शन ए को टिक करेंगे, बांगर। क्लियर, याद रहेगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे आपके पास जो दिया गया है वो राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। ठीक है, बताइए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन ए, बुक्सा जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये बिहार में नहीं, ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है, वेस्ट बंगाल में स्थित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में अवस्थित है। सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है?
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, राजस्थान में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है। जनगणना से रिलेटेड 2011 की जनगणना से रिलेटेड मैं एक अलग से वीडियो बना रखा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। अगर आपने नहीं देखा है, देखना चाहते तो जाकर के देख लीजिएगा, क्योंकि वो सभी एग्जाम्स में डेफिनेटली जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे पूछा है कि प्रति 10 वर्ष, तो मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि 1872 में जनगणना स्टार्ट हुई थी, भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के समय में। लेकिन यहाँ पे प्रति वर्ष यानी कि प्रति 10 वर्ष के जो अंतराल पे जनगणना होती है, जैसे अभी 2001, 2011, 2021 होने वाला है, इस तरह से ये हुआ था 1881 लॉर्ड रिपन के समय में। यानी करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है कि सलाल बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया। सलाल बांध जो परियोजना है किस नदी पर बनाया गया, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, चिनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर में। 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी कितनी है, लगभग। 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत का योगदान कितना है, तो भारत का योगदान हो जाता है जनसंख्या के मामले में दूसरा स्थान होता है 17.5%। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भारत 7वें स्थान पे है, और आपको पता है कि उसका क्षेत्रफल लगभग पूरे वर्ल्ड में 2.42% के करीब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की, दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहीं पर गाई गई, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, कहाँ पर गाई गई। तो आपको पता है कि पहली बार हमारा राष्ट्रीय गान है जनगण मन, और ये 1911 में दिसंबर में गाई गई थी, कोलकाता अधिवेशन 1911। ठीक है, तो हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि कलकत्ता अधिवेशन 1911 से संबंधित कुछ पॉइंट्स है जो कि एग्जाम्स में डेफिनेटली पूछे जाते हैं। जैसे कि कलकत्ता अधिवेशन 1911 की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, विशन नारायण धर। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है जनगण मन हमारा राष्ट्रीय गान। साथ साथ पहली बार गाया गया था 27 दिसंबर, ये डेट आपको याद रखना, 27 दिसंबर 1911 को। और सर्वप्रथम तत्वबोधिनी पत्रिका में 1912 में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित हुआ था ये। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि निम्न अखबारों में से कौन मुख्यतः उदारवादियों की नीति का प्रचारक था। उदारवादियों की नीति का प्रचारक के रूप में हम किसे जानते हैं, लीडर। ठीक है, लीडर जो पत्रिका था किसके द्वारा ये निकाला जाता था, संपादित किया जाता था, मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था। तो ये जो अधिकार मिला था 1793 का चार्टर एक्ट के द्वारा। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ या फिर अलग हुआ, तो उड़ीसा बिहार से पृथक 1936 में हुआ था, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया। ध्यान दीजिएगा, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा, और 1878 में इसको लागू किया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा। क्लियर, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाता है। रद्द के बारे में पूछा जा रहा है, याद भी रख सकते हैं सिंपल सी तरीके से। देखिए, रद्द से रद्द और र से रिपन, ठीक है, और ल से लागू और ल से लिटन, इस तरह से याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत की जनसंख्या के इतिहास में जनांकीय विभाजन वर्ष कहा जाता है। जनांकीय विभाजन वर्ष कहा जाता है 1921, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्यतः कुकी जनजाति मुख्यतः निवास करती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुकी जनजाति मुख्यतः निवास करती है। तो मैं आपको बता दूं सही आंसर यहाँ पे हो जाता है, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, मणिपुर। ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। और इससे में जुड़ी जो पॉइंट्स है वो आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। कुकी मंगोल, ठीक है, मंगोली नस्ल की एक वनवासी जाति है जो कि असम और अराकन के बीच लुसाई और कचार जिले में रहती है। अब यहाँ पे ये मत समझिएगा कि आसाम आंसर होना चाहिए था, थोड़ा सा समझिए। इनको चीन जोमी मिजो भी कहते हैं। कुकी लोग भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों, उत्तरी म्यांमार और बांग्लादेश के चित्तग्राम पहाड़ियों पर निवास करते हैं। साथ ही साथ भारत में अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर वे सभी उत्तर पूर्वी राज्यों में पाए जाते हैं, लेकिन मुख्यतः पूछा गया था इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाता था मणिपुर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर के सभी पूर्वोत्तर राज्यों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है।
रविन्द्रनाथ टैगोर, RNT बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्न में से किसे इस्पात का चौखटा स्टील फ्रेम की संज्ञा दी गई है? इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई है भारतीय नागरिक सेवा, ऑप्शन ए सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि सैंडलर आयोग का संबंध किससे था? सैंडलर आयोग का संबंध किससे था? अच्छा, काफ़ी देर हो गई, मैंने आपसे कोई क्वेश्चंस नहीं पूछा। नीचे कमेंट करके जल्दी से बताइए कि सैंडलर आयोग से संबंधित जो ईस्वी है वो कब होना चाहिए था? बताइए, नीचे जल्दी से कमेंट कीजिए सैंडलर आयोग से संबंधित ईस्वी। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सैंडलर आयोग का संबंध शिक्षा से था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया गया। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किसने किया था? तो ये किया गया था अली बंधुओं के द्वारा, ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? और आपको पता है कि ये क्वेश्चंस जो कि मेंस में हाल ही का जो PRSI का मेंस एग्जाम्स हुआ उसमें काफ़ी लोगों को परेशान किया और कई लोगों का तो ये नंबर भी ले गया। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना यहाँ पे तो सभी लोगों को याद होगा कि शिशिर कुमार घोष ने की थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एग्ज़ाम्स में क्या हुआ था कि वहाँ पे शिशिर कुमार घोष न लिख करके एग्ज़ाम्स में दिया गया था मोतीलाल घोष। और काफ़ी लोगों को ये जो नॉलेज नहीं थी, लेकिन कुछ लोगों को थी, तो उन लोगों तो काफ़ी अच्छे तरीके से इसको कर लिए थे। लेकिन जिन्होंने रट करके याद रखा था सिर्फ और सिर्फ ये जो इनके ये शिशिर कुमार घोष को, तो वो लोग फंस चुके थे। ठीक है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, अमृत बाजार पत्रिका बांग्ला भाषा का एक प्रमुख भारतीय समाचार पत्र है और भारत में सबसे पुराने समाचार पत्रों में इसकी गणना होती है। इसका पहला जो प्रकाशन हुआ था 20 फरवरी 1868 में हुआ था। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इसकी स्थापना दो भाइयों यानी शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने की थी। और यही यहाँ पे किया गया था एग्जाम्स में कि मोतीलाल घोष दे दिया गया था शिशिर कुमार घोष की जगह पर, और काफ़ी लोग फंस चुके थे। तो ऐसा बिल्कुल भी आप ना सोचें और अच्छे से इसके बारे में पढ़ें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो कौन सा है? अपना मरुस्थल थार। ठीक है, थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान के बीच साझा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण क्या है? पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण क्या है? असंजक बल का अभाव होना। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है, असंजक बल का अभाव होना। जब दो भिन्न भिन्न व्यास के किस नलियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबोने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई बताइए? चढ़े द्रव की जो ऊंचाई होगी वो कम व्यास वाली जो नली होगी, कम व्यास वाली जो किस नली होगी उसमें अधिक होगा। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। इसको आप लॉजिकली भी सोच करके टिक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की पास्कल इकाई किसकी है? पास्कल जो वो किसकी इकाई है? तो पास्कल जो इकाई होता है वो किसका होता है? दाब का होता है, यानी कि प्रेशर का। और आपको पता है कि P इक्वल टू क्या होता है? F/A। यहाँ पे भी आप याद रख सकते हैं कि जो बल होता है, बल का मात्रक न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से भी आप याद रखेंगे, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी एक होता है पास्कल। ठीक है, सॉरी, यानी कि जो दाब का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है और पास्कल भी होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर नहीं सुन सकता, इसका कारण क्या है? यानी अगर चंद्रमा पर दो लोग जाते हैं तो वहाँ पे एक दूसरे से वो बात नहीं कर पाते हैं, इसका कारण क्या है? नहीं सुन सकते हैं। तो इसका कारण ये कि ध्वनि जो है, आपको पता है कि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है और वायुमंडल नहीं होने की वजह से क्या होता है कि ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में नहीं जा पाती, क्योंकि ध्वनि जो है निर्वात में गमन नहीं करता है। ध्वनि को चलने के लिए किसी ना किसी माध्यम की जरूरत होती है। यहाँ पे कह सकते हैं कि ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता है चंद्रमा पर, इस वजह से वो एक दूसरे को नहीं सुन सकते। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रतिध्वनि का कारण है। प्रतिध्वनि का कारण क्या है? तो प्रतिध्वनि का यानी कि हम इको कहते हैं जिसको, इको का कारण ये होता है ध्वनि का परावर्तन। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट कि चाकू से काटे जा सकने वाली धातु है। चाकू से काटे जा सकने वाली धातु, यहाँ पे अगर हम राइट आंसर देखें तो ऑप्शन डी को टिक करेंगे, सोडियम। मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए नहीं दिया था सोडियम के बारे में क्योंकि इससे जुड़ी यहाँ पे जो पॉइंट्स है मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए लगाया था। जिन धातुओं को स्टील के चाकू से आसानी से काटा जा सकता है उनमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये तीन चीज़ें आपको याद रखना है। सोडियम सभी लोगों को याद होता है, मैक्सिमम सभी लोग याद करते हैं, लेकिन ये दो पॉइंट्स भी आपको याद रखना है। लिथियम और पोटेशियम ये वही धातु होती हैं जिनको हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि IUPAC प्रणाली के अनुसार C2H5OH का नाम क्या है? C2H5OH का नाम क्या है? देखिए C2H5 की अगर हम देखें तो ये क्या होता है?
इथाइल होता है, ठीक है, इथाइल C2H5 इथाइल, और इसमें आपका OH ग्रुप लगा यानी कि एल्कोहल ग्रुप लगा है, तो ये हमारा बन जाता है कि आप कह सकते हैं इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल। ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक कर सकते हैं, इथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्लोरोफॉर्म का IUPAC नेम क्या है। क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, क्लोरोफॉर्म का अगर आपको सूत्र पता होगा तो आप आसानी से कर सकते हैं, CHCl3, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं 3 क्लोरो है, यानी कि ट्राई क्लोरो कह सकते हैं, ट्राई क्लोरो मीथेन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होता है। साथ ही साथ इससे जुड़ी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखना पड़िए कि ट्राइक्लोरोमीथेन को क्लोरोफॉर्म के नाम से जाना जाता है। क्लोरोफॉर्म या फिर ट्राइक्लोरोमीथेन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र CHCl3 होता है, और यह एक रंगीन और सुगंधित तरल पदार्थ होता है जिसे चिकित्सा क्षेत्र में किसी रोगी के शल्य क्रिया किए जाने के लिए मूर्छित करने हेतु निश्चेतक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, निश्चेतक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुणसूत्र में होते हैं, गुणसूत्र में होते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा DNA और प्रोटीन। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, DNA में ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जेनेटिक्स निम्न में किसका अध्ययन है। जेनेटिक्स जो निम्न में से किसका अध्ययन है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन बी होगा, अनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन हम करते हैं जेनेटिक्स, यानी कि अनुवांशिक। शानदार प्रश्नों के संग्रह का फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? ऑप्शन डी को टिक करेंगे, वैलेंटाइन सिरोल। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। साथ ही साथ यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि इंडियन अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन सिरोल थे। इन्होंने ही बाल गंगाधर तिलक को भारत के अशांति का जन्मदाता कहा था, जिससे तिलक जी ने इनके ऊपर मानहानि का दावा भी किया हुआ था। तो एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि किसे, यानी कि बाल गंगाधर तिलक को किसने भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था? वैलेंटाइन सिरोल। ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए एक मिनट आगे बढ़ने से पहले अपने चैलेंज के बारे में देख लीजिए। आज का आपका चैलेंज बनता है जनरल कैटेगरीज 52 मार्क्स, BC के लिए 50 मार्क्स, SC के लिए 47, ST 48 और EWS कैटेगरीज 49। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, अपने मार्क्स को ज़रूर कमेंट किया गया, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप कितना स्कोर कर रहे हो, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, और साथ ही साथ आप इस चैनल को अपना ही चैनल मान करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ऑन कीजिए, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था। देखिए, वीडियो को आपको रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस 3 से 4 सेकंड आपको मिलेगा, उतना में आप आंसर कर सकते हैं। अगर आपने लूसेंट को अच्छे से पढ़ रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर हम बात करें तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, प्राथमिक शिक्षा। चलिए इससे जुड़ी कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए, सन 1880 में लॉर्ड रिपन को भारत का गवर्नर जनरल मनोनीत किया गया था। उस समय उन्होंने भारतीय शिक्षा के विषय में यानी 1882 में एक कमीशन गठित किया था जिसे भारतीय शिक्षा आयोग कहा गया, और सर विलियम हंटर इसी कमीशन के सदस्य थे, तो इन्हीं के नाम पर इसे हंटर कमीशन कहा जाता है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अगर पूछ ले कि हंटर कमीशन कब गठित किया गया था, 1882 में, ठीक है। और इससे कुछ जुड़ी जो प्रमुख बातें थी वो क्या क्या थी, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि प्राथमिक शिक्षा व्यवहारिक हो, प्राथमिक शिक्षा देसी भाषाओं में हो, शैक्षिक रूप से पिछड़े इलाकों में शिक्षा विभाग स्थापित हो, धार्मिक शिक्षा को प्रोत्साहन न दिया जाए, और इसमें कई सारी चीज़ें थी जो कि मैं आपको बस यहाँ पे सिंपल सी भाषा में यही मैं बताना चाहता था। ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा ये बनता है कि लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कागड़ी यानी कि पत्नी के मंदिर का निर्माण कराया था। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन सी यानी कि सेनगुटवन। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि सेनगुटवन, ठीक है, सेनगुटवन जो 7 राज मुकुटों की माला धारण करता था, और इसी ने कनगी पूजा या फिर कह सकते हैं कि पत्नी पूजा की शुरुआत की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि, और ये VVI क्वेश्चन से कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ये जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। डेफिनेटली आपके माइंड में चल ही रहा होगा कि इसके लेखक का नाम पता चल जाता तो बहुत अच्छी बात थी। तो चलो मैं आपके ये भी प्रॉब्लम दूर कर देता हूँ। जीवक चिंतामणि एक तमिल महाकाव्य है, और यह जैन मुनि जैसे कह सकते हैं कि तिरुत्तकर देवर, ठीक है, तिरुत्तक देवर
द्वारा रचित जैन धर्म ग्रंथ है। तो ये नाम इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान में रखिएगा। इस ग्रंथ को तमिल साहित्य के 5 प्रसिद्ध ग्रंथों में गिना जाता है और इसमें कवि ने जीवक नामक राजकुमार की जीवन वृत्तांत प्रस्तुत किया हुआ। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, वह शासक कौन था जिसने राजसिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो सुसीम की हत्या की गई थी किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने अशोक को काफ़ी प्रभावित किया था? तो ये क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है करुवाकी। ध्यान रखिएगा, करुवाकी के रिलेटेड मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बताता हूँ। ऐसा कहा जाता है कि जो करुवाकी जो रानी थी वो एक मछुआरिन थी और इन्होंने जो कि बौद्ध धर्म को अपनाया और साथ ही साथ वो अशोक की दूसरी पत्नी भी बनी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा और इन्होंने ही काफ़ी प्रभावित किया था अशोक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? यानी मौर्य काल में गुप्तचरों को किस नाम से जाना जाता था? तो गुप्तचरों को गुड़ पुरुष के नाम से जाना जाता था, गुड़ पुरुष। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की, गुप्त वंश की किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर हम बात करें कि महाराजा धीराज की उपाधि धारण किसने की थी, तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त ने। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट की, गुप्त शासकों की सरकारी या फिर दरबारी भाषा थी? गुप्त शासकों की दरबारी या फिर सरकारी भाषा क्या थी? ऑप्शन डी सही आंसर है, संस्कृत। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया था? तो मैं आपको बता दूं कि प्रेस सेंसरशिप लागू किया गया था वेलेस्ली के द्वारा। आई नो कि आप चाह रहे होंगे कि प्रेस सेंसरशिप क्या है, ये पता चल जाता था तो और भी थोड़ा सा अच्छा होता। तो चलो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि लॉर्ड वेलेस्ली ने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। उन्होंने समाचार पत्रों का पत्रेक्षण अधिनियम यानी द सेंसरशिप ऑफ द प्रेस एक्ट के माध्यम से समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा दिया। और इसके अनुसार क्या किया गया, तो यहाँ पे आप क्लियरली पढ़ सकते हैं इसके अंतर्गत क्या क्या था। तो समाचार पत्र को संपादक, प्रकाशित और मुद्रण का नाम स्पष्ट रूप से छापना पड़ता था। ठीक है, साथ ही साथ प्रकाशन को प्रकाशित किए जाने वाले सभी तत्वों को सरकार के सचिव के सम्मुख पूर्व पत्रेक्षण के लिए भेजना होता था। ठीक है, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गई हो कि प्रेस सेंसरशिप क्या था। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। ऊपर में जस्ट हम लोगों ने देखा वेलेस्ली से संबंधित, तो वेलेस्ली से रिलेटेड आपको एक चीज़ पता होगा, सहायक संधि। ठीक है, सहायक संधि के लिए काफ़ी वो चर्चा में था। तो सहायक संधि के तहत सबसे पहला जो हस्ताक्षर किया गया था किसके द्वारा किया गया था, नीचे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ? चलो यहाँ पर भी सहायक संधि आ ही गया, बताइए। तो देखिए सबसे बाद में अगर हम बात करें कि यहाँ पे क्या हुआ था, तो सबसे पहले हमें बात करना होगा कि कौन कब हुआ था। तो हड़प नीति आपको पता है, डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स, जो कि हम लोग राज्य हड़प नीति के नाम से जानते हैं, डलहौजी के द्वारा स्टार्ट किया गया था 1848 में। ठीक है, 1848 में सबसे पहले जो कि इसका शिकार भी हुआ था सत्तारा। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो हड़प नीति 1848, बंगाल विभाजन आपको पता है 1905 में हुआ था। उसी तरह से आगे देखिए, स्थायी बंदोबस्त 1793 लॉर्ड कर्नवालिस के समय में। और यहाँ पे सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली के समय में 1798। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे बाद में क्या हुआ, 1905। अगर इसी क्वेश्चंस में सबसे पहले पूछ दिया होता तो वहाँ पे भी हम टिक कर सकते थे स्थायी बंदोबस्त, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, यानी कि समाचार पत्र और संपादक के साथ हमें मैच करना है। तो बताइए कि कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा। चलिए एक एक करके देखते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें हिंदू, द हिंदू समाचार पत्र जो है, इसके संपादक की बात करें तो कौन थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर। और इसका मुख्यालय कहाँ है, द हिंदू का चेन्नई में। ठीक है, यानी ए का 3 के साथ। तो ए का 3 के साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन मिल रहा है, हम यहाँ पे टिक कर सकते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। बाकी को भी देख लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें सुधारक जो समाचार पत्र है, इसके संपादक कौन थे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इसके समाचार पत्र जो थे संपादक जो थे गोपाल गणेश अगरकर। ठीक है, अगरकर, ये ध्यान रखिएगा। और वॉइस ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो दादा भाई नौरोजी, इनको याद रखिएगा, वॉइस ऑफ इंडिया से दादा भाई नौरोजी। और यहाँ पे ध्यान रखेंगे बंगाली जो पत्रकार था ये सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के द्वारा, यानी ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में सर्वप्रथम कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। क्लियर।
नेक्स्ट पॉइंट है कि समस्त अंग्रेजी भारत की सर्वाधिक भूमि पर 51% भूमि पर अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था थी। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या होगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था। अब चलिए इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्लियरली पढ़ सकते हैं कि रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी के बारामहल जिले में सर्वप्रथम लागू की गई थी। थॉमस मुनरो, यानी कि रैयतवाड़ी से संबंधित कौन थे, थॉमस मुनरो 1820 ईस्वी से 1827 ईस्वी के बीच मद्रास के गवर्नर रहा। रैयतवाड़ी व्यवस्था के प्रारंभिक प्रयोग के बाद मुनरो ने, ठीक है, मुनरो ने इसे 1820 में संपूर्ण मद्रास में लागू कर दिया और इसके तहत कंपनी तथा रैयतों के बीच सीधा समझौता या संबंध था। ये तो क्लियर हो गया, लेकिन आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन मेरा ये है, नीचे कमेंट करके इसके रिगार्डिंग बताइएगा। देखिए मैं यहाँ पे पूछ लेता हूँ, स्थायी बंदोबस्त तो ऊपर मैंने आपको बताया था करने वाले इससे संबंधित है। नीचे आप कमेंट करके बताइए कि महालवाड़ी व्यवस्था से संबंधित कौन थे, ठीक है, महालवाड़ी व्यवस्था से संबंधित कौन थे। फिलहाल हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए अगला प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि भारत में उपनिवेशी काल में विटले आयोग यानी 1929 का उद्देश्य क्या था। विटले आयोग जो था उस 1929 का संबंध किससे था। तो यहाँ पे सही आंसर होगा क्या, ऑप्शन बी, श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन पर सिफारिश प्रस्तुत करना इस आयोग का गठन था, किया गया था विटले आयोग, ठीक है, 1929 लॉर्ड इरविन के समय में। नेक्स्ट पॉइंट, गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचना है, उनका नाम क्या है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो राइट आंसर यहाँ पे होगा मुंशी प्रेमचंद, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप के साम्राज्य धाराशायी हो रहे थे तो किस एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी को टिक करेंगे, लॉर्ड वेलेस्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अंग्रेज शासकों में से समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे जाता है। समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने का जो श्रेय जाता है किसे जाता है, चार्ल्स मेटेकॉफ, ठीक है, चार्ल्स मेटेकॉफ, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट को पढ़िए और दोनों में से बताइए कि कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा। सॉरी यहाँ पे मैंने नोट डाउन नहीं कर रखा है, तो आपको बताना है कि कौन सा कथन सही होगा, ठीक है। चलिए हम एक एक करके देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले चंपारण में प्रस्तुत की थी, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करें कि महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू की गई चंपारण सत्याग्रह एक देशव्यापी सत्याग्रह था, क्या ये सही है। पहला पॉइंट तो सही था, लेकिन सेकंड पॉइंट गलत हो जाता है क्योंकि ये देशव्यापी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक राज्यव्यापी था। बिहार में चलाया गया था चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, 1917 में, जो कि भारत में इनका एक पहला सत्याग्रह माना जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे कह सकते हैं कि केवल और केवल एक सही आंसर होगा, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था। अब कुछ लोग कमेंट ये मत कर दीजिएगा कि क्वेश्चंस थोड़ा सा अलग है, लूसेंट पे नहीं है। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि क्वेश्चंस लूसेंट से ही होते, मैंने बस क्वेश्चंस को थोड़ा सा छेड़छाड़ कर देता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चंस आपका लूसेंट में ही था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प यानी कि पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था। 1940, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन बनता है कि वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्यवाही द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, हैदराबाद। अच्छा, एक क्वेश्चन तो मैं यहाँ पे पूछ ही सकता हूँ, नीचे कमेंट करके ये बताइए कि जो ये बलपूर्वक मिलाया गया था सैनिक कार्यवाही द्वारा, तो इसमें कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। देखते हैं कितने लोगों को ये चीज़ पता है, कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, नीचे कमेंट कीजिएगा। किसने कहा जहाँ कोई कानून नहीं वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं है। जहाँ कोई कानून नहीं है वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जॉन लॉक ने ये बात कही थी, ऑप्शन डी को टिक करेंगे और आप भी इसको लॉक कर लीजिए। अगला पॉइंट्स कि दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव की नीति को कहा जाता था। नस्लीय भेदभाव की नीति को रंगभेद नीति के नाम से जाना जाता था, ऑप्शन सी होगा सही। भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही है। भारत में हरित क्रांति जो है वो किस मामले में सफल रही है, तो गेहूं और चावल, ऑप्शन ए, और दोनों में से सबसे अधिक तो गेहूं पे रही, ठीक है। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है, आपको पता है, स्वामी नहीं, एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है, एम.एस. स्वामीनाथन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है, तो ये पुस्तक लिखी गई है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के द्वारा, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया।
तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, सन्यासी विद्रोह। ठीक है, सन्यासी विद्रोह, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। और आनंद मठ से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि ये इसके रचयिता कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी, ध्यान रखिएगा। मार्टिन्ग्यू चेम्सफोर्ड की सुधार आधार बनी, मार्टिन्ग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट जो है आधार बनी थी, बताइए। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा, मार्टिन्ग्यू चेम्सफोर्ड जो रिपोर्ट था ये भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, जबकि 1909 को हम लोग मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, समुद्र नीला प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है? समुद्र नीला प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये कि आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण क्या होता है? दंत चिकित्सकों के द्वारा जो दर्पण प्रयोग किया जाता है वो कौन सा दर्पण होता है? तो कनकेव मिरर होता है, यानी अवतल दर्पण होता है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, रेटिना का नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है? और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सुपर क्वेश्चन है, याद रखिएगा, अलग अलग तरीक़ों से पूछा जाता है। रेटिना पर जो नेत्र द्वारा प्रतिबिंब बनता है वो किस टाइप का बनता है, उसका प्रकृति कैसी होती है? तो ध्यान रखिएगा, रेटिना पर जो बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक होता है, उल्टा होता है और ये छोटा होता है, यानी ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब समतल दर्पणों की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पणों के बीच कितना कोण होगा, यानी 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उनके बीच का कोण क्या होना चाहिए? तो ध्यान रखिएगा, अगर हम इस क्वेश्चन की सही आंसर की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि हम कैसे निकालते हैं। देखिए क्या होता है कि 360/θ और -1 ये होता है। अगर हमें 3 प्रतिबिंब प्राप्त करना होगा तो 4 - 1 करना होगा, यानी कि थीटा यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री होना चाहिए। ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है कहाँ पे? रेटिनॉल के नाम से विटामिन ए को जाना जाता है। बताइए कि विटामिन ए भंडारित कहाँ पे होता है? यकृत में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी तथा ज़ीरोफथेल्मिया नामक रोग हो जाता है। इसे संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं क्योंकि यह जीवाणुओं का शरीर पर संक्रमण रोकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि ज़ीरोफथेल्मिया नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो ध्यान रखिएगा विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट पॉइंट की थायामीन है, बताइए कि थायामीन है किस विटामिन का नाम है? तो थायामीन विटामिन B1 का नाम है, ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है? पार्थिव ग्रह का मतलब आंतरिक ग्रह नहीं है, और मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में बता चुका हूँ कि आंतरिक ग्रह या फिर पार्थिव ग्रह हम किन किन ग्रहों को कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी शनि। ठीक है, शनि ग्रह यहाँ पे जो होगा वो पार्थिव ग्रह के अंतर्गत नहीं आता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये सभी के सभी आंतरिक ग्रह के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट वन बनता है कि नीलिका वाहिनी ग्रंथियों का अध्ययन करने वाली जंतु विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? नीलिका वाहिनी ग्रंथियों का अध्ययन करने वाली जंतु विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, एंड्रोक्राइनोलॉजी। ठीक है, एंड्रोक्राइनोलॉजी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अब यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि इनको हम क्या कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि शरीर के विभिन्न भागों हार्मोन स्रावित करने वाली जो ग्रंथि होती है उन्हीं को हम लोग नलिका विहीन ग्रंथि या फिर कह सकते हैं अंतःस्रावी तंत्र कहते हैं। ठीक है, शरीर के सभी रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण इन्हीं हार्मोन के द्वारा होता है। ऑप्शन यहाँ पे हमारा जो कि सही आंसर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो प्रोटीन का पाचन उदर कह सकते हैं, यानी कि स्टोमच, जिसको अमाशय के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन अमाशय स्वयं इन पाचक रसों से अप्रभावित रहता है, क्योंकि इसका कारण ये है कि अमाशय की दीवार श्लेष्मा के द्वारा सुरक्षित रहती है, एक प्रकार का झिल्ली होता है। यहाँ पे ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन बनता है कि पौधे में होने वाली क्रियाओं में से एक जो इनका तापमान कम कर सकती है होती है, और इस क्रिया को हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की किस क्रिया के फलस्वरूप पौधों में ऑक्सीजन का निकास एवं कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है?
और इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, बहुत सिंपल सी भाषा में अगर हम देखें तो आपको पता होगा क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, फोटोसिंथेसिस कह सकते हैं। इसी के द्वारा तो होता है कि हमें ऑक्सीजन मिलता है और पौधे जो होते हैं वो हमारे वातावरण में मौजूद जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती हैं उनको एब्जॉर्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अवर्णीय लवक यानी कि ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः पाए जाते हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं मुख्यतः पाए जाते हैं कहाँ पे, तो जड़ों की कोशिकाओं में। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। यहाँ पे हम क्लियरली पढ़ सकते हैं कि अवर्णीय लवक रंगहीन लवक यानी कि कलरलेस प्लास्टिड होते हैं जो कि सूर्य के प्रकाश से दूर पौधे के अंधेरे हिस्से डार्क साइड में पाए जाते हैं। ल्यूकोप्लास्ट कभी कभी पूछा जाता है कि ये किस कार्य के लिए होते हैं, तो ल्यूकोप्लास्ट खाद्य सामग्री का भंडारण करते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, क्रोमोप्लास्ट बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है, वो है मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न कि चेचू जनजाति किस प्रदेश के निवासी हैं? चेचू जनजाति, तो ध्यान रखिएगा चेचू जनजाति आंध्र प्रदेश, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। साथ ही साथ इससे जुड़े एक पॉइंट्स हैं यहाँ पे पढ़िए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चेचू जनजाति तेलंगाना के साथ साथ ही आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा में भी पाई जाती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यह जनजाति अभी भी जीवन यापन के लिए केवल शिकार पर ही निर्भर करती है और ये कृषि कार्य नहीं करती है। चेचू जनजाति चेचू भाषा बोलती है और जो कि द्रविड़ परिवार की एक उपभाषा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा किन किन राज्यों में, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा और साथ ही साथ तेलंगाना में भी पाई जाती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में पड़ता है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पे? कर्नाटक में, यानी ए का 4 के साथ कहाँ पे मिल रहा है? ए का 4 के साथ 2 ऑप्शंस मिल रहा है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। बुक्सा टाइगर रिजर्व, मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में, यानी कि बी का 3 के साथ, बी का 3 के साथ। चलो दोनों ऑप्शंस मिल रहा है, यानी ए और बी में से कोई होगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें ऑप्शन सी, यहाँ पे क्या दिया रहा है? ऑप्शन 3 यहाँ पे माउंट आबू को पढ़िए। माउंट आबू से क्लियर हो गया कि राजस्थान में स्थित है, यानी हमारा देखिए सी का फर्स्ट यहाँ पे मिल रहा है, ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये भी ध्यान रखिएगा कि पेंच नेशनल पार्क कहाँ पे पड़ता है? मध्य प्रदेश में। क्लियर, ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से कि 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी जनगणना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि 2011 की जो जनगणना हुई थी वो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी जनगणना है? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रथम जनगणना कब हुआ था? 1951 में, ठीक है, 1951 में। और अगर हम देखें तो ये 7वीं जनगणना थी, ठीक है, 7वीं जनगणना थी। अच्छा नीचे कमेंट करके बताइए कि अगर हम बात करें कि 1881 में जो हमारा प्रथम नियमित जनगणना स्टार्ट हुआ था लॉर्ड रिपन के काल में, तो तब से लेकर के 2011 की जो जनगणना थी वो कौन सी जनगणना थी? कुछ करना नहीं है, कैलकुलेशन करके आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जनसंख्या के आधार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? जनसंख्या के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जा रहा है, तो जनसंख्या के अकॉर्डिंग में सबसे छोटा अगर हम देखें तो वो क्या है? सिक्किम। लेकिन अगर क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग में देखें तो सबसे छोटा गोवा हो जाता है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो ध्यान रखिएगा अगर हम बात करें यहाँ पे गोमती नदी के किनारे अवस्थित नहीं है तो चित्रकूट, ठीक है, चित्रकूट जो है वो यहाँ पे कह सकते हैं कि गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है। अच्छा अब आप ही के लिए मैं आपको छोड़ देता हूँ, आप नीचे इसी के बारे में बता दीजिएगा कि चित्रकूट किस नदी के किनारे स्थित है। बहुत आप लोग बस क्वेश्चंस देखते हो ना, कमेंट नहीं करते हो, तो आप लोग कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन कि श्रीलंका में रहने वाले जो पिग्मी को किस नाम से जाना जाता है? जो पिग्मी जनजाति होती है वो किस नाम से जानी जाती है? श्रीलंका में रहने वाली जनजाति को, उनको हम लोग वेदा के नाम से जानते हैं, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, ठीक है, वेदा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भूपर पट्टी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम क्या होगा? सही अवरोही क्रम, क्लियर। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हम देखें तो सबसे अधिक अगर हम बात करें कि भूपर पट्टी में जो मात्रा पाई जाती है किसी तत्व की, ऑक्सीजन, सेकंड सिलिकॉन, एल्युमिनियम और लोहा। यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है।